दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज हम लेकर आए हैं लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक, जिसका टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव स्टॉक डिजीज़। यानी जो पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं और उनके कैसे उपचार करें, उनका संचरण कैसे होता है और उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए और उनका उपचार किस तरह से करना चाहिए और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं कि जो रोग होते हैं वे पशुओं की मृत्यु जो रोग से पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। इससे जो हम फार्म लगाते हैं उस पर ज़्यादा अत्यधिक हानि भी हो सकती है यदि हम रोगों का सही नियंत्रण ना कर पाएँ या रोगों का ढंग से उपचार नहीं कर पाएँ, तो इससे हमें जो पशुओं की जो जीवन है उसके जीवन का अंत भी हो सकता है या पशु की मृत्यु भी हो सकती है। और यदि आपने जो हमारी पीछे 11 क्लासें हो चुकी है वो आपने नहीं देखी है, तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। सभी की प्लेलिस्ट आप वहाँ पे जाकर जिस सब्जेक्ट की आपको क्लासें देखनी है उसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लासें ले सकते हैं। और यदि आपके पास जब भी क्लास अपलोड होती है और नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो यदि आप तो या तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा या सब्सक्राइब कर लिया तो आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा। तो आपके पास नोटिफिकेशन आए इसके लिए आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस क्लास को लाइक और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वह भी जो एनिमल डिजीज़ रोग हैं उनके बारे में जान सके। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला रोग रहने वाला है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या होता है? ये एक घातक जीवाणु जनित रोग है। यानी कि जो एंथ्रेक्स रोग होता है वह एक जीवाणु से फैलता है और ये जीवाणु जनित रोग है जो सभी गर्म खून रक्त वाले पशुओं को प्रभावित करता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां। और जंतुजन्य रोग भी है जो जो मनुष्यों में भी फैल सकता है। यानी जो ये एंथ्रेक्स रोग होता है वह पशुओं से मनुष्यों में भी फैल सकता है और ये एक जीवाणु जनित रोग है और ये जंतुजन्य होता है। इसका जो कारक होता है यानी ये किसके कारण फैलता है, ये जीवाणु के कारण फैलता है और उस जीवाणु का नाम है बैक्टीरियस एंथ्रेसिस। यानी इस जीवाणु के कारण ये फैलता है। ये मिट्टी में वर्षों तक जीवित रहने वाले स्पोर बनाता है। यानी जो ये बैसिलस एंथ्रेसिस होता है वह मिट्टी में वर्षों तक जीवित रहता है और इसके लिए ये जो स्पोर होते हैं या बीजाणु कह सकते हैं ये बनाता है मिट्टी में। और इसका जो संचरण होता है यानी ये रोग कैसे फैलता है या किस तरीके से फैलता है, ये दूषित चारे या पानी के सेवन से। यदि पशु को आप दूषित चारा या पानी देते हैं तो उससे भी ये रोग फैल सकता है। बीजाणुओं के सांस के साथ भी ये रोग फैल सकता है। यदि कहीं पशु के कोई घाव है और वह लंबे समय तक रह जाए तो भी ये बीजाणु यहाँ पे उस घाव में प्रवेश करके एंथ्रेक्स रोग से पशु को प्रभावित कर सकते हैं। और जो संक्रमित पशु मर जाता है और उसे हम यदि खुले में ऐसे ही मतलब छोड़ देते हैं तो उससे उसके संपर्क में यदि हम आते हैं तो ये रोग मनुष्यों में भी फैल सकता है। इसके लिए जब जो एंथ्रेक्स से संक्रमित पशु होता है उसको हमें ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, या तो उसे जला देना चाहिए या उसे मिट्टी में अच्छे से दफनाना चाहिए ताकि वो उससे जो रोग का संचरण हो वो आगे नहीं हो। अब हम पढ़ेंगे पशुओं के लक्षण। यानी जो एंथ्रेक्स रोग होता है इससे पशुओं में क्या लक्षण देख के आप पहचान सकते हैं कि इस पशु में कौन सा रोग है और क्या रोग है। इसमें क्या होता है कि अचानक बुखार आता है, तेज बुखार आता है। जो ये अचानक तेज बुखार वाला है ये तो लगभग सभी जो रोग होते हैं उनमें आप सामान्य रूप से लिख सकते हैं। और इसमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है और जो नाक, मुंह और मल द्वार होते हैं उससे खून निकलता है। ये इसका जो अलग से जो लक्षण होता है, यानी जो एंथ्रेक्स रोग होता है उसको पहचानने का ये अलग से इसका लक्षण है। यानी और अगला है गले और शरीर में सूजन हो जाती है और यदि समय पर पशु का इलाज नहीं हो तो कुछ घंटों में पशु की मृत्यु भी हो सकती है और मृत्यु के बाद खून जमता नहीं है। और अगला है इसका उपचार। मेन तो इसके जो रोग होते हैं उनका उपचार और नियंत्रण और रोकथाम है।
और इसका जल्दी इलाज आवश्यक है। इन्हें जो एंथ्रेक्स रोग होता है वह ज़्यादा समय तक पशु को संक्रमित नहीं करे, इसके लिए इसका जो उपचार है वह जल्द से जल्द करवाना चाहिए। और इसके लिए जो जितने भी जो जीवाणु जनित रोग हैं उनके लिए हम एंटीबायोटिक्स के रूप में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये सभी में जो भी जीवाणु जनित रोग होते हैं उनमें ये एंटीबायोटिक्स सभी में दे सकते हैं। और इसकी जो सहायक देखभाल होती है वह हमें रखनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि इसका नियंत्रण और इसकी रोकथाम कैसे की जाती है। यानी इसका रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक तो सालाना टीका करना चाहिए। और वह टीका किसका करना चाहिए? स्ट्रेन का टीका करना चाहिए। और संक्रमित जो शव होता है, यानी जो एंथ्रेक्स रोग से प्रभावित पशु की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाना या गहराई में दबाना चाहिए। संदिग्ध शव को खुला न छोड़ें। और जो संक्रमित क्षेत्र है को अलग रखें। यानी जिस क्षेत्र में या जो जिस क्षेत्र में एंथ्रेक्स के जीवाणु जो होते हैं वे ज़्यादा संक्रमित है तो उसे अलग रखें, या उसे जो स्वस्थ पशु है उनको उस क्षेत्र में जाने की अनुमति न दें। ये हमारा जो रोग था एंथ्रेक्स पशुओं में, ये घातक रोग होता है और इसके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है। अगला रोग आता है फूड एंड माउथ डिजीज यानी एफएमडी। इसे हम नाम से ही देख सकते हैं कि खुरपका और मुंह पका, यानी जो पशु होते हैं, खुर वाले पशु होते हैं, उनमें ये रोग मुख्यतः पाया जाता है। और जो खुर और जो मुंह होते हैं उनमें छाले हो जाते हैं। और खुरपका और रोग एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है। और जो एंथ्रेक्स था वह जीवाणु जनित था। और जो खुर वाले जानवरों को प्रभावित करते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर, ये जो जिनमें खुर होता है उन उन जो पशुओं को ये खुरपका और मुंह पका रोग प्रभावित करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे जो एजेंट है इसका, यानी ये किस कारक के माध्यम से ये फैलता है। तो ये एफेतो वायरस वंश का जो वायरस होता है उसके माध्यम से फैलता है। और पेकोरोनवेराइडिया कुल का सदस्य है, यानी ये इसके माध्यम से जो एफएमडी वायरस है वह फैलता है। और इसका संचरण है जो संक्रमित पशुओं से सीधे संपर्क में आने पर, यानी यदि पशु एक दूसरे पशु से सीधे संपर्क में आते हैं तो ये श्वास के माध्यम से भी उन पशुओं में फैल सकता है। और संक्रमित चारा या पानी जैसे या उपकरणों के उपयोग से भी ये एक दूसरे पशुओं से संक्रमण फैल सकता है। और हवा के माध्यम से कई किलोमीटर तक फैल सकता है। यानी क्या होता है कि यदि पशु सांस लेते हैं और दूसरा पशु जो स्वस्थ पशु है वह संक्रमित पशु के संपर्क में सीधा आ जाता है तो श्वास के माध्यम से कि ये वायरस उनके मुंह या शरीर में प्रवेश करके उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। और जो वर्षा ऋतु में ये ज़्यादातर रोग देखने को मिलते हैं। और इसके लक्षण हैं जो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण या कुछ भी कहें कि सभी में सामान्य होता है तेज बुखार। इसका सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है कि मुंह और जीभ, होठों और खुरों के बीच छाले हो जाते हैं। ये इसका एक महत्वपूर्ण है और इसे जो अन्य रोगों से अलग बनाता है। और अधिक लार का बहना, खाना और चलना बंद करना, ये सभी में आप लिख सकते हैं। पैरों में घावों के कारण लंगड़ापन हो जाता है। और एक लंगड़ापन और रोग है जिसमें ये जो लंगड़ापन पशु लंगड़ा कर चलता है, इन्हें ब्लैक क्वार्टर नाम का एक रोग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें भी जब पशु के शरीर में सूजन आ जाती है पैरों में और उसमें भी पशु लंगड़ा कर चलता है। और दूध उत्पादन में भारी गिरावट हो जाती है, यानी जो पशु है वो बीमार होगा तो जायज़ सी बात है कि उसमें जो दूध उत्पादन है वह कम हो जाएगा। और इसके नियंत्रण के लिए हमें 6 महीने से में एफएमडी के वैक्सीन देना चाहिए। और संक्रमित और नए पशुओं को अलग रखना चाहिए। और पशुशालाओं और उपकरणों को कीटाणु शोधन से उन्हें जो पशुशाला है उनकी अच्छे से हमें सफाई करनी चाहिए। और जो वर्षा ऋतु में उसमें जो पशुशाला है उसमें पानी का जमाव या पानी इकट्ठा ना हो, जिससे क्या होता है पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे कीचड़ होते हैं और जो पशुओं के खुर होते हैं वे कीचड़ में रहते हैं, इसके कारण भी ये रोग ज़्यादा फैलता है। और संक्रमित पशुओं को की आवाजाही पर रोक रखें, यानी जो संक्रमित पशु हैं उनको जो स्वस्थ पशु हैं उनके पास न जाने दें। और इनके ट्रीटमेंट के लिए यानी उपचार के लिए कोई विशेष एंटीवायरल उपचार नहीं होता है। यानी अभी तक जो इन एफएमडी रोग है इसके लिए एंटीवायरल उपचार अभी तक खोजा नहीं गया है। इसके जो इलाज के लक्षणों के पर का इलाज है वह बुखार के लिए दवा और घावों के लिए एंटीसेप्टिक का उपयोग कर सकते हैं। और जो घाव होते हैं उनको हम लाल दवा से भी धो सकते हैं, इससे भी जो पशु के जो छाले या घाव होते हैं उनमें आराम मिलता है। और सहायक देखभाल, इन्हें मुलायम आहार दें पशुओं को ताकि वह आसानी से चबाकर खा सके, क्योंकि जो
पशु होता है उसके मुंह में छाले होते हैं और पशु को आराम के लिए आराम देना चाहिए। जो मैंने कहा था कि पशु लंगड़ा कर चलता है, वह अब उस रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। वह रोग है ब्लैक वाटर, जिसे हम जहरबाद भी कह सकते हैं। और ब्लैक वाटर एक तीव्र और प्राणघातक जीवाणु जनित रोग है जो मुख्यतः गाय, भैंस और विशेष कम उम्र वाले के पशुओं जैसे 6 महीने से 2 वर्ष के जो छोटे पशु होते हैं उनमें को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें मांसपेशियों में सूजन और गैस का बढ़ना प्रमुख लक्षण होता है। यानी जो ब्लैक वाटर है वह एक तो जीवाणु जनित रोग है, दूसरा ये प्राणघातक, यानी इसमें मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है यदि समय पर आप इसका इलाज ना कराएं। और तीसरी बात, ये जो छोटी उम्र के जो बछड़े या जो युवा जो बछड़ियाँ होती हैं, यानी हिपर जो होते हैं, या भैंस की जो युवा युवा जो होते हैं उनमें ये रोग ज़्यादा फैलता है। यानी 6 महीने से लेकर जो 2 वर्ष के जो पशु होते हैं कम उम्र के, उसमें ये ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है कि जो मांसपेशियाँ होती है उसमें सूजन और गैस बढ़ जाती है। और इसके जो कारक है, यानी जो इसका कारक है वह क्लोस्ट्रिडियम चौवाई, और ये मिट्टी और पशुओं की आंत में पाए जाने वाले स्पोर बनाने वाले जीवाणु जनित रोग है। यानी जो एंथ्रेक्स था वह भी स्पोर बनाने वाला जीवाणु था, और जो ब्लैक वाटर है वह भी स्पोर बनाने वाला ही जीवाणु है। इसका जो संचरण होता है, यानी ये किस तरह से फैलता है, दूषित मिट्टी, चारा या पानी के माध्यम से ये बीजाणुओं का सेवन करते हैं। यानी यदि हम पशुओं को दूषित मिट्टी में रखते हैं या उन्हें चारा या पानी देते हैं, उसमें भी ये रोग जो जीवाणु है वो उनके शरीर में प्रवेश कर सकता है। और चरते समय या चोट लगने पर त्वचा के घावों से भी प्रवेश कर सकते हैं। यानी जो ये जो जीवाणु है वह पशुओं में जो घाव होते हैं या कहीं त्वचा पर जो चोट लग जाती है उसके माध्यम से भी ये शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और इसके जो लक्षण है वह एक सामान्य तो सब में रहता है तेज बुखार वाला, और जो इसको सभी बीमारियों से अलग बनाता है वह है कुल्लों, खंदों और जो पैर होते हैं उसमें सूजन जो गर्म और दर्दनाक और गैस भरी होती है। यानी जो इनके कुल्ले होते हैं, पीछे के जो पुट्ठे होते हैं उन पर इन सूजन आ जाती है, और जो पैर होते हैं उनमें भी सूजन आ जाती है, और इनका शरीर गर्म हो जाता है क्योंकि बुखार आता है। और जो ये सूजन होती है वह दर्द, इसमें दर्द ज़्यादा होता है और गैस बढ़ती है। जब हम इसे फूले हुए भाग को, जो सूजन वाला भाग है, उस पर हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो जैसे कोई चटकने की आवाज़ आती है वैसी इसमें से आवाज़ आती है, और पशु लंगड़ा कर चलता है, भूख नहीं लगती है और सुस्ती होती है, और 24 से 48 घंटे में इसकी मृत्यु हो जाती, पशु की मृत्यु हो जाती है। इन्हें पशु की जो हम 1 या 2 दिन में यदि उसका समय पर इलाज ना करें तो इससे इस रोग से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। और इसके उपचार के लिए हम देर होने पर इलाज का असर कम होता है। यानी यदि हम जो ब्लैक वाटर रोग है उसका समय पर इलाज नहीं करवाते हैं या थोड़ी मतलब हम देर कर देते हैं तो उसमें जो हम फिर दवाइयाँ देते हैं उसका असर कम होता है, और पशु की मृत्यु होने की संभावना जो दर होती है वह बढ़ जाती है। एंटीबायोटिक्स के रूप में सभी जो जीवाणु जनित रोग है उसमें सामान्य रूप से जो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और ऑक्सीट्रेटासाइक्लिन, ये जो एंटीबायोटिक्स है ये सभी जो जीवाणु जनित रोग है उसमें हम सामान्य रूप से दे सकते हैं। और जो सूजन का कम करने के लिए जो डेक्सोन होती है वह भी हम इस रोग में पशुओं को, इस रोग से जो संक्रमित पशु होते हैं उनमें ये जो डेक्सोन है वह हमें सूजन कम करने के लिए दे सकते हैं। और इसका कंट्रोल वो या रोकथाम है उसके लिए हर साल मानसून यानी वर्षा ऋतु से पहले ब्लैक वाटर वैक्सीन जो कितनी होनी चाहिए, 5 ml का जो इंजेक्शन होता है वह लगाना चाहिए। और मृत पशुओं को गहरा दफन या जलाना चाहिए, और पशुशाला और चारागाहों की सफाई करनी चाहिए। इन्हें जो पशुशाला होती है उसकी हमें अच्छे से सफाई रखनी चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा कीचड़ या पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, और वहाँ पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और समय समय पर जो जीवाणुनाशक है उनका भी हमें वहाँ पे स्प्रे करना चाहिए। अगला रोग आता है थनैला। थनैला मुख्य रूप से जो मादा पशु होते हैं उनमें होता है, यानी जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनमें ज़्यादा प्रभावित होता है, और ये जो ज़्यादा दूध देते हैं उनमें होता है। इसे मास्टिटिस एक थन का संक्रमण है जो सामान्यतः दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय और भैंसों में पाया जाता है। इसका कारण क्या है कि जो पशु होते हैं जिन्हें जो बैक्टीरियल मास्टिटिस होते हैं, ये बैक्टीरियल जैसे स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेटिया
के कारण होता है। यानी ये जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसका ये नाम है, जो आप याद कर लेना अच्छे से। और इसके जो लक्षण हैं उसमें पहले आता है कि जो दूध होता है वह गाढ़ा हो जाता है और उसमें से जो गुठलियों जैसी हो जाता है। और जो रक्त होता है, ये रक्त या मवाद वाला दूध, यानी जो दूध होता है उससे खून या जैसे कोई रेशेदार जो मवाद होते हैं, वह रेशेदार यानी मवाद के रूप में दूध निकलता है। और जो थन होते हैं उसमें सूजन हो जाती है और कभी कभी क्या होता है उसमें दर्द भी होता है, जिससे पशु आपको दूध भी नहीं दे और पशु को बुखार हो जाता है। और दूध यानी थन में यदि ये रोग हुआ है तो दूध में जायज़ सी बात है कि दूध उत्पादन में तो कमी हो आएगी। इसके उपचार के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? एंटीबायोटिक्स के रूप में हमें बैक्टीरियल माइस्टीटिस का इलाज करने के लिए पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरेंस जैसे एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। इन्हें जो एंटीबायोटिक्स के रूप में यह जीवाणु जनित रोग है, इसके लिए हमें जो एंटीबायोटिक्स है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ जैसे सूजन को और दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। और अधिक दूध निकालना, यानी जो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बैक्टीरिया है वो थन में, यदि हम उसके पशु का दूध नहीं निकालेंगे और उसे वैसे ही छोड़ देंगे तो सूजन ज़्यादा आएगी और जो बैक्टीरिया होता है वह अपने जो प्रजनन की क्रिया है वह करके अपने जो थन होते हैं उसमें अपनी संख्या बढ़ाएंगे। यदि हम जो पशु का दूध यदि समय पर निकाल लें या मैंने थन में दूध इकट्ठा नहीं होने दे, दूध निकालते रहें, तो उससे क्या होता है थन दूध के साथ जो बैक्टीरिया होते हैं वह भी बाहर निकल जाते हैं और हम फिर उनको ऊपर से एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। इससे जो अंदर जो थोड़े बहुत जो बैक्टीरिया होते हैं बच जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स के से ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से इस जो रोग है इसका हम जल्दी इसका नियंत्रण कर सकते हैं या उपचार कर सकते हैं। टॉपिकल उपचार में सूजन को कम करने के लिए थन पर क्रीम या लोशन लगाया जा सकता है। और इसका जो रोकथाम है उसके लिए हमें दूध निकालने की सही व्यवस्था और दूध निकालते समय स्वच्छता बनाए रखना संक्रमण को रोकने में मदद करता है। इन्हें हमेशा जो दुग्धशाला उसकी सफाई रखनी चाहिए और वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठे नहीं हो या बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो, ऐसे हमें वहाँ पे दूषित स्थान नहीं रखना चाहिए। और साफ और सूखा वातावरण, यानी जो वातावरण को साफ और सूखा रखना बैक्टीरियाओं के विकास को रोकता है। और थन को नियमित जांच और सफाई आवश्यक है। यानी जो पशु के जो मादा पशु होते हैं गाय या भैंस, उनके जो थन होते हैं उसकी हमें समय पर जांच और उसकी जो सफाई है उसका भी हमें आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। और जो संतुलित आहार देना समग्र स्वास्थ्य को सुधारता है और मास्टिटिस के जोखिम को कम करता है। यानी हम जब पशु को संतुलित आहार देते हैं तो उससे जो स्वास्थ्य होता है वह भी सुधरता है और जो मिल्क फीवर जो ये मास्टिटिस रोग होता है उसका जोखिम भी कम होता है। और अगला आता है मिल्क फीवर। यह भी लगभग मादा पशुओं में होता है क्योंकि ये कैल्शियम की कमी से होता है। और कैल्शियम जो दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं उसमें ये कैल्शियम की कमी होती है। और मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिक विकार है, यानी ये किसी जीवाणु या वायरस जनित रोग नहीं, ये एक मेटाबॉलिक विकार है जो बधाई के समय कैल्शियम की कमी के कारण डेयरी गायों में होता है। इन्हें जब जो मादा पशु होते हैं वे प्रसव की क्रिया के बाद जो उनमें जो कैल्शियम होता है उसकी कमी हो जाती है। ये खून में कैल्शियम का स्तर गिरा देता है और गाय की खड़ी होने की और चलने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी जब पशु में जो कैल्शियम होती है उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो पशु ढंग से ना तो खड़ा हो सकता है ना वह चल सकता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं कि जो पशु होता है उसमें कैल्शियम की कमी से क्या क्या लक्षण है? पशु कमज़ोर हो जाता है, वह पशु खड़ा नहीं हो पाता है और जो पशु होता है उसके ठंडी कान और मुंह, यानी जो पशु के जो कान और मुंह होते हैं वो ठंड से मतलब कांपने लगते हैं। और जो इसका उपचार के लिए हमें जो कैल्शियम मतलब कुछ भी करके जो पशु है उसमें कैल्शियम की आपूर्ति करानी चाहिए। इसके लिए हम कैल्शियम इंजेक्शन दे सकते हैं या कैल्शियम की गोली भी पशु को दे सकते हैं या तरल चिकित्सा से भी हमें उसे कैसे भी करके कुल मिला के पशु में हमें कैल्शियम की आपूर्ति करनी है ना, पशु को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पोषक तत्व प्रदान कराना है। और इसका जो रोकथाम है वह कुछ विशेष नहीं है, सही पोषण और कैल्शियम सप्लीमेंट्स, यानी पशु को सही मात्रा में कैल्शियम की आपूर्ति कराना है इसका रोकथाम या उपचार जो भी कहे वो है।
और अगला रोग आता है रीडर पेस्ट, यानी इसे हम केटल प्लेग या माता रोग भी कह सकते हैं। और ये जो इसका रोग कारक है वे रीडर पेस्ट एक वायरस के कारण होता है, यानी ये वायरस जनित रोग है जो मोरबिली वायरस वंश और पैरामेक्सिविरिडी परिवार से संबंधित है। यानी ये इसके वंश और परिवार के बारे में बताया गया है, जो आप सामान्य रूप से यदि याद होता है तो रख लेना, नहीं तो विशेष रूप से आप इतना तो पेपर में लिख के आना कि वायरस जनित है या जीवाणु जनित है, ये तो आपको याद होना जरूरी है। इससे कौन कौन से पशु प्रभावित होते हैं? जो मुख्य रूप से गाय, भैंस और अन्य जुगाली करने वाले पशु इससे प्रभावित होते हैं। और जो इसका संचरण है, यानी ये किस तरह से फैलता है, ये संक्रमित पशुओं और उनकी लार या मूत्र, मल, श्वसन, स्राव के सीधे संपर्क में से फैलता है। यानी जो संक्रमित पशु है उसकी जो लार या मूत्र है उसके और या श्वसन स्राव में यदि हम सीधे संपर्क में आते हैं पशु, दूसरा जो स्वस्थ पशु है वो सीधे संपर्क में आता है, तो ये रोग फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इसके लक्षण क्या क्या है कि सभी में एक लक्षण तो सामान्य है कि तेज बुखार आता है, शरीर सुस्त हो जाता है, पशु खाना पीना बंद कर देता है। ये लक्षण तो आप किसी भी रोग में लिख सकते हैं। और आँखों और नाक से स्राव होता है, मुंह में घाव और दुर्गंध होती है, ये इसका महत्वपूर्ण है जो सभी रोगों से इसे अलग बनाता है। पानी जैसे दस्त और निर्जलीकरण आता है। और भूख न लगना या कमजोरी। गंभीर मामलों में 6 से 10 दिनों के भीतर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इन्हें जो पशु की मृत्यु है 6 से 10 दिनों में के भीतर होती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है इसके लिए हमें सल्फामेडिन 5 ml का इंजेक्शन देना चाहिए। यानी जो सल्फामेडिमेडिन है उसका हमें 5 ml का इसे जो उपचार के लिए इंजेक्शन देना चाहिए। और इसका जो रोकथाम यानी कंट्रोल और नियंत्रण है उसके लिए हमें टीकाकरण करना चाहिए। टीकाकरण आरपी वैक्सीन, यानी जो रीडर पेस्ट है उसे हम शॉर्टकट में आरपी कहते हैं। आरपी यानी रीडर पेस्ट। सभी जितनी भी वैक्सीन है वह उसी पशु के रोग का नाम उसी के आधार पर रखी गई है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से याद रह जाएगी। ये 3 साल में एक बार लगती है। और संक्रमित पशुओं को अलग करना आवश्यक है ताकि वह वायरस जनित रोग है, वायरस एक दूसरे से फैलता है, जैसे कोरोना वायरस था वह भी एक दूसरे से फैल रहा था, वैसे ही जो वायरस जनित रोग होते हैं वे एक दूसरे से फैलते हैं। इसलिए इसमें संक्रमित पशुओं को जो स्वस्थ पशु होते हैं उससे अलग रखना चाहिए। और सख्त सफाई और जैव सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए, यानी सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि जो वायरस है वह पैदा ही ना हो, या जो पशु वायरस होते हैं उसका जो नियंत्रण किया जा सके। संक्रमित क्षेत्रों में पशु की आवाजाही पर नियंत्रण रखें, यानी जो क्षेत्र संक्रमित है या वहाँ जिस क्षेत्र में जो संक्रमित पशु रहते हैं उस क्षेत्र में जो स्वस्थ पशु होते हैं उनकी आवाजाही पर कंट्रोल करना चाहिए या नियंत्रण रखना चाहिए। और इसके महत्व क्या क्या है कि जो रीडर पेस्ट ने अतीत में बड़े प्रकोप पैदा किए और लाखों पशुओं की जान ली। यानी जो रीडर पेस्ट रोग है वह वर्तमान में इसके जो केस होते हैं वह अभी वर्तमान में नहीं देखे गए। जो वर्तमान समय में तो ये पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। ये जो हमारा अतीत था यानी जो भूतकाल था उसमें इसका जो प्रकोप था वह बड़े पैमाने पर था, और उसमें इसने लाखों की संख्या में पशुओं की जान ली है, या लाखों की संख्या में इस रोग से पशु की मृत्यु हुई है। और FAO द्वारा 2011 में वैश्विक स्तर पर समाप्त घोषित किया गया है। इन जो FAO है उसके द्वारा जो ये रीडर पेस्ट रोग है उसको 2011 में पूर्ण समाप्ति यानी ये रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, इसके बारे में घोषणा की है। और ये पहला पशु रोग है जिसे इंसानों ने स्मॉल पॉक्स की तरह पूरी तरह मिटाया गया है। इन्हें एक मनुष्य में भी जो स्मॉल पॉक्स रोग होता था वह भी वर्तमान में पूरी तरह से मिटाया जा चुका है, और जो पशुओं में रीडर पेस्ट है वह भी पूरी तरह से मिटाया गया है। अगला आता है टिक फीवर। टिक फीवर किससे होता है कि ये कि जो चीचड़ी होती है उसके माध्यम से ये रोग होता है। और जो टिक फीवर जैसे बेबेसियोसिस या एनाफिलाज्मोसिस भी कहा जाता है, यानी ये रोग के ये टिक फीवर है उसके जो उपनाम है। और इसका जो रोग कारक है वह टिक फीवर रक्त परिजीवों जैसे बेबेसिया प्रजाति और एनेप्लाज्मा प्रजाति द्वारा होता है। ये टिक यानी चींची या चीचड़ी या इसे किलनी भी कह सकते हैं,
इसके माध्यम से ये फैलता है। आपने गाय या पशुओं के जो शरीर के कुछ अंगों पर देखा होगा कि वहाँ पे चींचड़ियाँ, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वह लगे होते हैं, वह पशुओं का खून चूसते हैं। और इससे जो पशु प्रभावित होते हैं वह मुख्य रूप से गाय होती है, भैंस होती है, और कभी कभी भेड़ और बकरियां भी इससे प्रभावित हो सकती है। इसका जो संचरण है वह जो टिक होते हैं यानी जो चींचड़ी होती है, जैसे बुफिलेस, रेपाइसिफेलस आदि के काटने से फैलता है। ये सामान्य सा रोग है। और इसके जो लक्षण है वह एक तो तेज बुखार और बेचैनी, भूखने लगना, आँखों और मसूड़ों से पीला पड़ना यानी जो पीलिया रोग होता है वह भी इस जो टिक फीवर में पीलिया रोग पशु को हो जाता है। और लाल और कॉफ़ी जैसा रंग का मूत्र लगना, और कमजोर और दूध उत्पादन में कमी होना। यानी जो दूध उत्पादन वह आप किसी भी रोग में ऐसा लिख सकते हैं कि इस रोग कोई भी रोग हो, उस यदि पशु रोग यानी पशु रोगी होगा तो उसमें सामान्य सी बात है कि उसका दूध उत्पादन में कम हो जाएगा। और इसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए नियमित टिक नियंत्रण जैसे डेल्टा मिथ्रेन स्प्रे करें। यानी जो डेल्टा मिथ्रेन व एंटीबायोटिक यानी जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो नाश करते हैं उसका स्प्रे करना चाहिए। और जो पशु बाड़ों की सफाई और स्वच्छता बनाए रखें, और तो टिक प्रभावित क्षेत्र में चराई से बचें, और संक्रमित पशुओं को तुरंत अलग कर इलाज करें। यानी जो बाड़े होते हैं यानी जो फार्म होते हैं पशुओं को जहाँ पे हम रखते हैं उसकी अच्छे से स्वच्छता होती है उसको बनाए रखना चाहिए। और जो टिक से प्रभावित क्षेत्र है उसमें भी पशुओं को चराई के लिए नहीं ले जाना चाहिए। और संक्रमित पशुओं को हमेशा जो स्वस्थ पशु होते हैं उससे अलग रखना चाहिए। इसके उपचार के लिए हमें डिमीनाइजिन एसीट्यूरेट या एमिडोकार्ब डिप्रोपियोनेट जैसी एंटी प्रोटोजोआल दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। ये कुछ दवाइयों के नाम है जो आप याद होते हैं तो कर लेना, नहीं तो तरल और विटामिन के साथ सहायक उपचार भी इसके साथ कर सकते हैं। और इसका महत्व क्या है कि टिक फीवर के कारण दूध उत्पादन में कमी होती है, गर्भपात होता है, मृत्यु से भारी आर्थिक नुकसान होता है। यानी टिक फीवर से पशु की मृत्यु भी हो सकती है, और जो दूध उत्पादन है उसमें तो कमी होती है, और जो पशु का गर्भ होता है वह भी गर्भपात होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। रोग की रोकथाम के लिए नियमित टिक नियंत्रण आवश्यक होता है। यानी इसके लिए जो टिक फीवर है उसके नियंत्रण के लिए जो टिक होते हैं उसका नियंत्रण करना पहले आवश्यक है। और अगला रोग आता है एंट्रोटॉक्सीमिया। इससे हम इसका अन्य नाम है फिड़किया रोग भी इसे कह सकते हैं, और इसके पिल्पी किडनी डिजीज़ भी कह सकते हैं, या ओवर ईटिंग डिजीज़ भी इसे हम कह सकते हैं। ये इसके उपनाम है। ये क्लोस्ट्रिडियम परफिरिंजस नामक जो टाइप सी और टाइप डी एन एरोबिक और बीजाणु बनाने वाले जीवाणु द्वारा होता है। इससे प्रभावित पशु कौन से मुख्य रूप से भेड़ आती है। ये ध्यान रखना कि जो फिड़किया या एंट्रोटॉक्सीमिया रोग वह मुख्य रूप से किस पशु में होता है, तो उसका उत्तर है भेड़, बकरी और कभी कभी बछड़ों या मेमनों को भी प्रभावित करती है। इसके उपनाम हमने देख लिए कि जो फड़किया रोग कह सकते हैं, पिल्पी किडनी डिजीज कह सकते हैं, या ओवर ईटिंग। यानी ओवर ईटिंग का मतलब क्या होता है कि यदि पशु हद से ज़्यादा यानी जो संकेंद्रित जो दाना होता है या सेकेंडरी जो चारा होता है यानी दाना हम यदि पशुओं को आवश्यकता से ज़्यादा या ओवर ईटिंग करा दें तो ये रोग पशुओं में ज़्यादा होता है, और इसी के कारण ये होता है। और इसका संचरण तब होता है जब पशु अधिक मात्रा में समृद्ध चारा जैसे अनाज खाते हैं, जिससे आंतों में बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ते हैं। यानी आंतों में जब भोजन इकट्ठा होता है और उसका समय पर पाचन नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया जन्म लेना शुरू करते हैं और बैक्टीरियों की संख्या तेज़ी से बढ़ती है, और जो फिड़किया रोग है वह उससे पशु प्रभावित होता है। इसके लक्षण हैं कि अचानक मृत्यु, यानी पशु की अचानक मृत्यु होती है, विशेष रूप से अच्छे से खाए पिए युवा पशुओं में ये रोग होता है। दोहरे या सिर को दीवार या ज़मीन पर दबाना, यानी इसमें क्या होता है कि जो पशु होते हैं उसे दोहरे पड़ते हैं, और जो अपना सिर होता है वह या तो दीवार की तरफ या ज़मीन की तरफ दबा देता है। यानी जो पशु होता है इसमें भूख नहीं लगती है, और पशु को दस्त या कभी कभी खूनी दस्त भी लगती है। पेट में दर्द होता है या पेट में गैस बन जाती है। गंभीर मामलों में कुछ ही घंटों में पशु कोमा में या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
यानी इसमें पशु को कोमा में भी चला जाता है या पशु मृत्यु को भी प्राप्त कर जाता है। ये रोग ज़्यादा खाने से भी होता है, यानी पशु यदि ज़्यादा दाना खा लेते हैं उससे भी ये रोग होता है। इसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए पशुओं को एंट्रोटॉक्सिमिया टॉक्साइड से टीका लगवाएं और अधिक मात्रा में अनाज और समृद्ध आहार देना टालें। यानी पशुओं को जितना पशु की कैपेसिटी है या जितना हम रोज़ उसे भले थोड़ा थोड़ा दो दाना, एक साथ ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि पशु की जो आंतें होती हैं उसमें ये भोजन वो दाना होता है वो इकट्ठा होता है, और वहाँ पे यदि समय पर दाना का पाचन नहीं होता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और फिर उससे फड़कियाँ रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। नए चारे को धीरे धीरे शुरू करें, यानी जो नया चारा हम पशु को देते हैं उसे धीरे धीरे उसे डालना चाहिए। और जो इसका उपचार है, लक्षण देखने के बाद उपचार अक्सर सफल नहीं होता है। यानी जो लक्षण होते हैं वह पशु में यदि दिख जाते हैं तो उसके बाद उसका उपचार वह संभव या सफल नहीं होता है। यानी लक्षण दिखने के बाद पशु की मृत्यु होना ज़्यादा संभावना ज़्यादा रहती है। यदि प्रारंभिक अवस्था है उसमें हम एंटीटॉक्सिन सीरम की मदद ले सकते हैं या एंटीटॉक्सिन सीरम पशु को दे सकते हैं। और सहायक उपचार में तरल एंटीबायोटिक पशु चिकित्सक की देखरेख में दें। ये ऐसा नहीं है कि पशु चिकित्सक आपके पास ही नहीं है और आप उसको तरल एंटीबायोटिक दे रहे हैं। पशु चिकित्सक की देखरेख में आपको ये जो तरल एंटीबायोटिक है वह उसे देना है। इसका महत्व इम्पोर्टेंस क्या है कि छोटे जुगाली करने वाले पशुओं में ये सबसे घातक और तेज़ी से जो पशुओं को मारने वाला रोग है, और नियमित टीकाकरण ही एकमात्र भरोसेमंद रोकथाम है। यानी इसके नियंत्रण के लिए टीकाकरण ही एकमात्र भरोसेमंद रोकथाम है। और विशेष रूप से इसके रोकथाम के लिए पशुओं को जो सेकेंडरी दाना होता है वह आवश्यकता यानी जो पशु की कैपेसिटी होती है उसी के हिसाब से देना चाहिए। और अगला आता है कि जो रोग है वह सर्रा रोग है। सर्रा रोग मुख्य रूप से ऊँट में होता है और ये ट्रिप्नोसोमिया एविनसाई नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है। और इसका जो वाहक होता है वह टेबनीडी मक्खी होती है या घोड़े की जो मक्खी होती है, जैसे काटने वाले कीटों द्वारा भी ये फैल सकता है। ये जो मुख्य रूप से ये टेबनीड मक्खी के द्वारा होता है। ये बाकी आप याद रख लेना, बाकी ये तो वाहक के रूप में आपको याद रखना ही है। ये मुख्य रूप से इससे प्रभावित ऊँट होता है। दूसरा इससे लेकिन कभी कभी घोड़े कुत्ते गधे भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। और ये आपको मुख्य रूप से ऊँट को याद रखना, बाकी चाहे याद हो या ना हो। और अगला इसका संचरण जो होता है संक्रमित मक्खी के काटने से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं कि जो सिम्टम्स हैं वह फीवर एंड वीकनेस यानी बुखार और कमजोरी होती है। आँख और नाक से स्राव यानी पानी आता है। निचले शरीर के भागों में सूजन होती है और चलने में लचक या लड़खड़ाता है। यानी जो पशु होता है चलने में लड़खड़ाता है या लचक आती है। गंभीर अवस्था में पशु कोमा में भी जा सकता है और मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। ये इसके जो कुछ लक्षण थे। अब हम देखेंगे इसका उपचार क्या है यानी ट्रीटमेंट। इसके लिए हम सुरामीन हम इसे पशु को दे सकते हैं या इसे हम क्विनापाइरामाइन एक एंटी प्रोटोजोआ दवा भी हम जो पशु होता है उसे दे सकते हैं। और इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए हमें कीटनाशकों से मक्खियों का नियंत्रण करें। यानी जो मक्खियाँ होती हैं जिससे ये रोग फैलता है या इसका जो संचरण होता है उसके लिए हमें कीटनाशकों से मक्खियों का नियंत्रण करना चाहिए और संक्रमित पशुओं को अलग करके तुरंत इलाज करना चाहिए। यानी जो पशु हमें पता चल जाए कि ये ऊँट या ये पशु सर्रा रोग से रोग ग्रसित है तो हमें उससे जो स्वस्थ पशु है उसे तुरंत अलग करके उसका नियमित जो यथावत जो डॉक्टर की सलाह लेके उसका जो इलाज है वह हमें इलाज करना चाहिए। और जो पशुओं को रोके हुए पानी के पास न रखें। यानी जो यदि पानी एक जगह लंबे समय से इकट्ठा है या कोई तालाब या कुछ जहाँ पे पानी इकट्ठा हो चुका है लंबे समय तक, वहाँ पे पशुओं को ज़्यादा समय तक नहीं रखें, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे मक्खियाँ पैदा होती है और इस रोग की जो संचरण की संभावना होती है वह ज़्यादा होती है। और इसका जो महत्व होता है वह क्या होता है कि यदि समय पर इलाज न हो तो ऊँटों में ये रोग घातक सिद्ध हो सकता है। इन्हें जो सर्रा रोग है यदि वह समय पर जो ऊँट होते हैं उनमें ये इस रोग का समय पर उपचार नहीं होता है तो ये ऊँटों में घातक सिद्ध हो सकते हैं और पशु की कार्य क्षमता घट सकती है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। यह आज का जो हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन एंड जो लाइववुड
डिजीज़ है, यानी जो पशुओं में जो डिजीज़ यानी जो रोग होते हैं उसका कैसे नियंत्रण करें, कैसे उसका लक्षण करें, कैसे उसकी पहचान करें और क्या उसका संचरण है, क्या उसका रोग वाहक है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे जो मुर्गियों में कौन कौन से रोग होते हैं, उसका रोकथाम, नियंत्रण, लक्षण, इसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। और हर क्लास में कमेंट आते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो आपको बता दूँ कि ये क्लासें हमेशा रिकॉर्डेड होती है, ये लाइव क्लासें नहीं होती यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर आप क्लास के साथ भी नोट्स बना सकते हैं, तो आपको क्लास के साथ ही नोट्स बनाने। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। और यदि आप भी चाहते हैं कि जब भी कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।